ऐसे ही कटाक्ष और व्यंग से प्रकट हुआ, जो कि अपने आप में जो है एक किसी तानाशाह को, किसी जो है वो युवाओं के लिए अवमाननाजनक टिप्पणी को चुनौती देने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आ गया। और वो कहा भी जाता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो सकता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दुष्यंत कुमार का ये शेर जो है वो काकरोच जनता पार्टी के लोगों ने एक तरह से चरितार्थ कर दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की कि जो है जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग फर्जी वकील हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते, वो काला कोट पहन लेते हैं या पत्रकार बन जाते हैं या यूट्यूबर बन जाते हैं, और वो एक तरह से जो है वो काकरोच और मच्छरों जैसे हैं उन लोग। ये बात चुभ गई युवाओं को, और युवाओं ने इसका प्रतिरोध किया और बहुत ही रचनात्मक प्रतिरोध किया, और उस रचनात्मक प्रतिरोध ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सचमुच जो है वो एक घटना याद आ गई कि स्पेन के तानाशाह जनरल फ्रैंको ने एक बार एक आदेश जारी किया और कहा कि जब दो लोग मिलेंगे तो हेल फ्रैंको, हेल फ्रैंको, हेल फ्रैंको कहेंगे 3 बार। तो एक जो है वो वहाँ पर व्यंग्यकार था जो कि कॉफ़ी हाउस में गया, उसने 3 बार कॉफ़ी कॉफ़ी की। तो उसके बाद लोग जहाँ भी मिलते थे, कोई सामान मांगते थे, कुछ करते थे, तो 3 बार बोलते थे। ये बात शाम तक जो है उस तानाशाह के पास पहुंच गई और उसने अपना आदेश वापस ले लिया। तो व्यंग और हास्य का जो प्रभाव होता है वो तानाशाहों को बहुत परेशान करने वाला होता है, और निश्चित तौर पे काकरोच शब्द ने और काकरोच के बहाने जो उठी हुई लहर है, अचानक ही इंस्टाग्राम पे उसके 2 करोड़ फॉलोअर हो गए, और उसमें सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद जुड़ गए, और धीरे 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 ऐसी लहर बनी कि जो है वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो इस तरह की स्थिति जो है वो काकरोच जनता पार्टी ने क्रिएट की। 20 जुलाई को दिल्ली में किसी को उम्मीद नहीं थी। 2 दिन पहले जब वो सोनम वांगचुक जी उठाए गए थे तब कोई ज़्यादा भीड़ जंतर मंतर पे नहीं थी। अगर ज़्यादा भीड़ होती तो पुलिस के लिए उन्हें उठाया जाना मुश्किल होता, और पुलिस के नए कमिश्नर ने अपनी जो है वो खैरख्वाही दिखाने के लिए, अपनी चुस्त दुरुस्ती दिखाने के लिए काम किया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, और 20 तारीख तक आते आते जो है बड़ी भारी भीड़ जो है जंतर मंतर से और संसद मार्ग तक उमड़ पड़ी। उसको रोकना सरकार के लिए, पुलिस के लिए मुश्किल हो गया, और पुलिस ने अपने तमाम अनफेयर मीन्स के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके नाते सत्ता और पुलिस सबकी भारी बदनामी हुई। पुलिस ने जो है वो करंट लगे डंडों से लोगों को मारा, पुलिस ने कील लगे डंडों से लोगों को मारा, पुलिस ने स्त्रियों के साथ जो है उनकी जो गरिमा है उसका जो है वो उसकी तौहीन की, और उनके तमाम निजी अंगों पर जो है उन्होंने प्रहार किए पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने। और इसके अलावा फिर जो है पेलेट गन्स, जो कि आमतौर पर प्रतिबंधित हैं। पेलेट गन्स ऐसी तरह की गोलियां हैं जो निशाने पर नहीं लगती, वो बिखर जाती हैं, और जिसको निशाना बनाइए उसके अलावा दूसरे लोगों को लगती हैं। भारत में 2 ही जगहों पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है आज तक, एक कश्मीर में जिसकी भयानक आलोचना हुई है, और एक मणिपुर में जहाँ पे जबरदस्त रूप से तमाम 2 समुदायों के बीच में हिंसा हो रही थी। तो दिल्ली में पेलेट गन्स इस्तेमाल किए गए, और 10-11 लोगों की तो खबर है ही, जिनके एक की आंख अभी जाते जाते बची हुई है किसी तरह से, एक किसी लड़की को का जो है वो झारखंड की थी, उसके कान डैमेज हो गए हैं, एक कोई युवा है जिसकी छाती में बहुत सारे छर्रे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम लोग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। सरकार के इनकार करने के बावजूद सरकार के जो अधिकारियों ने अपने जीडी में दर्ज किया, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों ने दर्ज किया कि पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। और ये काकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन ने जो पूरे देश में जो लहर बनाई, वो लहर अपने आप में भारत में पिछले 12 सालों में एक किसान आंदोलन जो कि लहर लेकर के आया था, उसके बाद जो है ये अपने आप में दूसरी बड़ी लहर बनी, जो कि भारत के युवाओं के बीच एक उसने जो है जागृति पैदा कर दी, और उसका जो युवाओं का जो डर था वो समाप्त कर दिया मौजूदा निजाम से। युवाओं को अचानक जो है इस
काकरोच जनता पार्टी की पहल ने उन्हें अभय बना दिया। निश्चित तौर पे काकरोच जनता पार्टी जब और अभय इस तरह से बना दिया कि जो है वो सरकार भयभीत होने लगी। जो सरकार लाठी डंडों से, पानी की बौछार से या आंसू गैस से यूथ को कंट्रोल करने की क्षमता रखती थी, उसने AK-47 तक निकाल लिए, पेलेट गन्स तक निकाल लिए। और बिहार के सीवान में किसी पुलिस कर्मचारी ने जो है वो AK-47 से फायर कर दिया। तो इस तरह का जो है पैनिक रिएक्शन, ओवर रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, जो कि ये शो करता है कि सरकार अपनी छवि को लेकर के, सरकार अपने जो है वो अपनी स्थिरता को लेकर के बेहद भयभीत हो गई और युवाओं में एक हौसला, एक जोश पैदा हो गया। और जंतर मंतर पर जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों के युवा आए, सड़कों पर बैठे रहे, लेटे रहे, और उन्होंने तय किया कि जो है जब तक एक तरह से जो है 3 मांगे हैं और 3 मांगे नहीं मानी गई, तब तक जो है वो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एक मांग तो ये थी कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग ये थी कि जिन युवाओं ने नीट की परीक्षा और CBSE में पेपर लीक और गलत मार्किंग के चलते अपनी जान दी है, सुसाइड किया है 20-21 लोगों ने, युवाओं ने, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी चीज ये थी कि ये जो लोगों पर मुकदमे डाले गए हैं ये सब वापस लिए जाएं और इसकी जो पेलेट गन्स वगैरह की इसकी जांच हो। तो पुलिस ने बहुत ही एक तरह से गलत तरीके से लोगों को रोकने, लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिसमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं था। तमाम लोग सादी वर्दी में मौजूद थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, कहाँ से लाए गए थे। कई लोग 70-75 साल के लोग भी थे पुलिस नियंत्रण बल में। और स्थिति ये बनी कि सड़क पर जो आंदोलन हो रहा था उसकी गूंज संसद में जबरदस्त तरीके से हुई। 20 तारीख को तो ये हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री संसद से किसी तरह से बच करके निकल गए। उनको इतना डर लगा कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन संसद ठीक से चल नहीं पाई। भले जो है वो गुपचुप तरीके से सरकार ने 10 या 12 बिल पास करा लिए, जिसमें कि माइनिंग के बिल हैं, जिसमें कि और दूसरे बिल हैं, जिसमें कि FCRA एक्ट पास कराना चाहते थे, वो नहीं करा पाए, उसको JPC को भेजना पड़ा। सरकार की बड़ी तैयारी थी कि जो है वो डिलिमिटेशन बिल पास कराया जाए, उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो कई और, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सबसे बिल पास हुआ सरकार ने कराया, वो एक ये कराया कि जो पेपर लीक के मामले पर जो सजा थी, सजा के प्रावधान को बढ़ा दिया। 2024 में ऑलरेडी एक एक्ट पास हो चुका था, लेकिन उस एक्ट के होते हुए भी पेपर लीक और नकल और दूसरी जो गड़बड़ियां हैं वो नहीं रुकी, इसलिए सरकार को फिर से उसमें संशोधन करना पड़ा। और लेकिन न प्रधानमंत्री सदन में आए और न गृह मंत्री सदन में आए। दोनों ने लगातार जो है वो संसद भवन जाते रहे, अपने अपने कार्यालयों में बैठे रहे, लेकिन वो सदन में नहीं आए। जाहिर सी बात है कि जो है वो एक कार्यपालिका को भी कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की जो कार्यपालिका है वो विधायिका का हिस्सा है। तो विधायिका के माध्यम से ही कार्यपालिका भारत में चुनी जाती है, जिसका विधायिका में बहुमत हो। वो कहते रहे हम तो सदन में आ रहे हैं, लेकिन हम तो ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आए। यानी लेजिस्लेचर में, विधायिका में, जिसके लिए जो है कार्यपालिका जवाबदेह होती है, वहां उन्होंने फायरिंग के बारे में कोई बयान नहीं दिया। जबकि विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था कि अगर आपने फायरिंग की है, अगर आपने फायरिंग का आदेश दिया है तो आप इस्तीफा दीजिए, और अगर आपके आदेश के बिना जो है फायरिंग हुई है तो आदरणीय गृह मंत्री जी, ये तो आपकी जो है वो नाकामी है। आइदर यू आर कल्पेबल और यू आर इनकॉम्पिटेंट। तो दोनों स्थितियों में आपको जाना होगा। तो मामला धर्मेंद्र प्रधान का जो 25 जुलाई को इस्तीफा हुआ उससे आगे निकल चुका है, और विपक्ष जो है किसी न किसी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, गृह मंत्री को। जबकि वो लोग विपक्ष को, दूसरे लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वंदे मातरम के मामले में एक विधेयक पारित करके, और वंदे मातरम का जो आदर नहीं करेगा उसको एक दंडनीय अपराध के तहत उस एक्शन को ला दिया है, और सब पर यही तोहमत लगा रहे हैं कि देखो ये वंदे मातरम ठीक से नहीं गा रहे हैं। जबकि सरकार के में बैठे हुए राजनीतिक दल का न वंदे मातरम गाने से कोई विशेष
वंदे मातरम गाने का कोई इतिहास नहीं है, ना ही राष्ट्रगान का कोई विशेष इतिहास है, और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का कोई इतिहास है। आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को उन्होंने कहा था कि 3 रंग अशुभ होते हैं, जब तिरंगा एक भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृत हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें, संविधान को भी नहीं स्वीकार किया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, लेकिन आज वो सबसे अधिक देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से। लेकिन प्रतीकवाद अपने आप में देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वास्तव में लोगों की शिक्षा की परवाह करना है, देशभक्ति लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करना है, देशभक्ति लोगों के मानवाधिकार की परवाह करना है, देशभक्ति युवाओं के भविष्य की परवाह करना है। इस देश में जो 60 करोड़ से ऊपर युवा हैं, 25 साल से या उससे कम उम्र के, उनका भविष्य अगर आप असुरक्षित रखते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपकी देशभक्ति संदिग्ध है, आपकी देशभक्ति सिर्फ अपनी पार्टी तक, कुछ पूंजीपतियों तक महदूद है। तो इन स्थितियों में देश का युवा अलग अलग तरह से जाग रहा है। हालांकि जंतर मंतर के काउंटर के रूप में उन्होंने एक आंदोलन रांची में भी चलाने की कोशिश की है, या उस आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश की है जो आंदोलन झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, क्रांतियों के भीतर प्रतिक्रांतियां भी पनपती रहती हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि जंतर मंतर की क्रांति को एक प्रतिक्रांति के रूप में परिवर्तित किया जाए, और तमाम जो क्रांतिकारी उभार हो रहा है उसको कंफ्यूज करके आपस में लड़ा दिया जाए। इन स्थितियों में उनके जो विभिन्न संगठन हैं, अलग अलग मुंह से अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं। कहीं उनके लोग जो है इनको देश विरोधी और विदेशी फंड पर काम करने वाले लोग बता रहे हैं, और कहीं जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक कह रहे हैं नहीं, युवाओं से संवाद की ज़रूरत है। जनजी, अगर किसी पे विश्वास करना हो तो मैं जनजी पे आंख मूंद के विश्वास करूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उस समय और संदेहास्पद स्थिति में आ जाती हैं जब इंस्टाग्राम पे माय फ्रेंड्स करके युवाओं को रात में 12 बजे 1 बजे संबोधित करने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से संबोधन में कहा कि हम जो है इस देश में, और सब तो ठीक है, हथियारबंद नक्सली चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल जो है इस देश में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा और सोसाइटी से एलिनेट करना होगा। दिमागी नक्सल आखिर में प्रधानमंत्री किसे कह रहे हैं? क्या उन युवाओं को कह रहे हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं? क्या उन युवाओं को कह रहे हैं जो अपनी मांगों के समर्थन में आ रहे हैं? क्या लखनऊ के जो 300 बालिकाएं सर्वोदय विद्यालय की जो है, सर्वोदय बालिका विद्यालय की 300 छात्राएं जो दुबग्गा चौराहे पर जाम लगाए हुए थी बरसते पानी में, वो क्या जो है वो दिमागी नक्सल हैं? उनके यहाँ शिक्षकों की कमी है, उनके यहाँ पंखे नहीं चलते, उनके यहाँ पीने का पानी नहीं है, उनके शौचालय गंदे हैं। आज अगर वो मांग उठा रही हैं तो वो कौन सा गलत कर रही हैं? वो उनको रोकने की बहुत कोशिश की पुलिस ने, वो डीएम कार्यालय की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन उनको जैसे तैसे संभाला गया। समाज कल्याण विभाग के जो है वो सचिव अरविंद यादव आए उनसे मिलने, बहुत सारे लोग आए, तब जा करके वो शांत हुई। तो शिक्षक, आप जो है उनको पढ़ाने, केमिस्ट्री फिजिक्स सब चीज़ें पढ़ाने के लिए आप शिक्षक नहीं दोगे, आप उनको जो है वो पीने का साफ पानी नहीं दोगे, आप उनको पंखा नहीं दोगे, बच्चियों को साफ शौचालय नहीं दोगे, उनको तमाम जो है वो यूटीआई वगैरह होने के खतरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो अगर अपनी मांगों को लेकर सड़क पे आ रही हैं तो गलत क्या कर रही हैं? तो जंतर मंतर आंदोलन ने चेतना के स्तर को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि जो है वो थानागाजी जो अलवर जिले में राजस्थान के है, वहाँ मूक बधिर विद्यालय के लोग बाहर आ गए आंदोलन करने। इसी तरह से हमीरपुर में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, फतेहपुर में भी बहुत छोटे बच्चों ने आंदोलन किया, और मध्य प्रदेश में बच्चों का बस का किराया बढ़ा, वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और विद्यालयों को ठीक करने के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ लोग आगे गए, तो किसी एक के पिता की हत्या भी कर दी गई। तो इस तरह से जो है वो प्रतिक्रांति की कोशिशें, हिंसा की कोशिशें भी चल रही हैं सत्तारूढ़ दल की ओर से, इन युवाओं को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि इस देश के तमाम ऐसे लोग जो कि सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, विपक्षी भूमिका भी निभाते हैं,
उनसे जुड़े तमाम बौद्धिकों ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी को ये कहा कि ये सत्तारूढ़ दल द्वारा एक प्रायोजित संगठन है, एक प्रायोजित आंदोलन है और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। लेकिन जब धीरे धीरे स्थितियां साफ होती गई, तब वे लोग भी इन आंदोलनकारियों का समर्थन करने लगे और इनसे वो लोग जो है वो प्रेरित होकर के अपने आंदोलन का विस्तार करते रहे। उसी प्रेरणा का प्रतिफल है कि प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और जो कि मैदान पूरी तरह से बारिश से गीला हो रखा था, उस मैदान में भी उन्होंने हजारों लाखों युवाओं को इकट्ठा किया, उनको संबोधित किया और युवाओं का उत्साह, जोश देखने लायक था कि वो नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए आए थे। मौजूदा निजाम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव जी, उन सब के खिलाफ वो लोग इकट्ठा थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। जो परीक्षाएं देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें नकल ना हो, उनके पेपर ना लीक हों, वो समय पर हों, उनके परिणाम समय पे आए, उनमें रिश्वतखोरी ना हो। दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक्स है उसकी स्वायत्तता बहाल हो, विश्वविद्यालयों में विचारों के आदान प्रदान की गुंजाइश हो। सबसे बड़ी चीज है अभिव्यक्ति की आज़ादी। युवाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस सरकार ने, उसके मीडिया ने छीनने की बहुत कोशिशें की। 10-12 साल में चाहे नेता प्रतिपक्ष का सदन में भाषण हो, चाहे सड़क पर, और चाहे जो है एक तरह से जो है वो किसी मंच पर लोगों की अभिव्यक्ति का मामला हो, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर उसको सीमित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर जुर्गेन हैबरमास जो कि बड़े दार्शनिक हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, मार्च के महीने में जिनका, इसी साल मार्च के महीने में जिनका निधन हुआ, जर्मन दार्शनिक थे, जिनकी मशहूर थ्योरी है पब्लिक स्फेयर की थ्योरी, जो कि 1962 में उनकी किताब आई थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर। तो उनका ये कहना था कि जो है जो पब्लिक स्फेयर था, जो कभी काफ़ी हाउसों में, जो कभी सैलूनों में, जो कभी साहित्यिक पत्रिकाओं में एक तरह से बहस मुबाहिसा के माध्यम से सरकारी नीतियों की आलोचना करता था और एक तरह से जो है प्रामाणिक जनमत का निर्माण करता था, उसको मास मीडिया ने, उसको कॉरपोरेट पीआर एजेंसीज ने ख़त्म करने की कोशिश की। भारत में पिछले 10-12 सालों में वो बहुत तेज़ी से काम हुआ, जिसको कि दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया या सरकारी विज्ञापनों पर आधारित मीडिया कह सकते हैं। उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये सुखद स्थिति है कि आज फिर से वो जो पब्लिक स्फेयर है वो जगह जगह फिर से रिवाइव हो रहा है और भारत का जो एक तरह से जो है जेनजी है वो उस रिवाइव पब्लिक स्फेयर में अपनी बात कह रहा है और ओपिनियन मेकिंग जो देश में है वो नए तरह से हो रही है, जो कि मास मीडिया या गोदी मीडिया के प्रभाव से मुक्त है। वो सरकारी जो सरकारी दल है उसके आईटी सेल के प्रभावों से भी मुक्त है। उसका अपना विमर्श है और वो विमर्श जो है उसमें ठीक है, उसमें ज़रूर कुछ चीज़ें हैं उसकी भाषा पर वो संयम और नियंत्रण नहीं है जो कि आमतौर पर जो है वो मीडिया हाउसेज में होता है, क्योंकि वहाँ पे एडिटर्स होते हैं, वहाँ पे भाषा का एक नियंत्रण होता है। लेकिन ये भाषा इसलिए पैदा हुई है क्योंकि पिछले 12 सालों में सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल ने जिस भाषा में लोगों को, विपक्षी दलों को या विपक्षी विमर्शों को खारिज किया है, उनको हतोत्साहित किया है। और वो अगर आप जो है वो एक तरह से स्वाति चतुर्वेदी की किताब देखें जिसमें आई एम ए ट्रॉल, जिसमें वो कहते हैं कि जो है जो ट्रॉल आर्मी है बीजेपी की, वो किस तरह से स्त्रियों को, तमाम सबको जो है वो टारगेट करती है। ऐसे लोगों के जवाब में ये लोग उठ खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीर पीढ़ी है और ये गंभीर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से विद्रोह के रूप में खड़ी हुई है। और अगर कोई ये कहे कि ये पीढ़ी मनमाना करपन कर रही है और अपनी पिछली पीढ़ी की बात नहीं मान रही है, तो मैं इस बात को महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है तो नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की बात को खारिज करके ही खड़ी होती है। ये कोई बाहर की परंपरा नहीं है, ये भारत की स्वयं की परंपरा है। चाहे वो नचिकेता रहे हों, चाहे वो प्रहलाद रहे हों, चाहे वो एक तरह से दूसरे तमाम लोग रहे हों, उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी के अन्याय को चुनौती दी। ये स्वयं भरत का जो चरित्र है अपनी पिछली पीढ़ी के अन्याय को चुनौती देता है। स्वयं गांधी का चरित्र जो है अपनी बिरादरी को खारिज करके
और जो है अपनी बिरादरी से बाहर हो करके जो है वो लंदन जाता है। स्वयं भगत सिंह के पिताजी उनको कह रहे थे कि हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं, आप छूट जाइए। उन्होंने बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को। तो जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी के दब्बूपन को, पुरानी पीढ़ी के समझौतों को खारिज करके और एक नए विश्व का, नए विमर्श का, नए मूल्यों का निर्माण करती है। तो इस पीढ़ी की तरफ से जो लोग निराश थे और कह रहे थे खाली मोबाइल देखती रहती है, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे लगी रहती है, इसका कोई सरोकार नहीं है, पढ़ती लिखती नहीं, उसने दिखा दिया है। उसने जो है वो कई मैंने लेख देखे जो काकरोच जनता पार्टी के लोगों का के लेख हैं, इनके नेताओं के लेख हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो है मार्क्स ने ये बात कही थी दुनिया के मजदूरों एक हो, उसी तरह से आज समय आ गया है ये कहने का कि दुनिया के युवाओं एक हो अन्याय के खिलाफ, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे दुनिया के किसी अन्य अमेरिका में हो। वो जो है वो नो किंग मूवमेंट अमेरिका में, या गाजा में जो है फिलिस्तीनियों के पक्ष में जो मूवमेंट चल रहा है जो है, और या भारत में जो शिक्षा संबंधी जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ चल रहा है। युवाओं ने बहुत सा 23-23 दिन, 25-25 दिन युवाओं ने अनशन किया है। युवा अपने हाथ में जो है अंबेडकर का चित्र लिए हुए थे, युवा अपने हाथ में भगत सिंह का चित्र लिए हुए थे, गांधी का चित्र नहीं लिए थे, लेकिन गांधी के रास्ते पर चल करके वो अपने आंदोलन को बढ़ा रहे थे। यानी 19वीं सदी, खासकर 20वीं सदी और के जो 3 बड़े आइकन्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर, वो तीनों के आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो तीनों को अपने दिल में बिठाया है। अंबेडकर के बारे में मैं जरूर ये बात कहूँगा कि अंबेडकर ने बाकायदा जो है जॉन डेवी की जो किताब है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, उससे प्रेरित होकर के ये बात कही थी कि जो है वो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो ये युवा जो है शिक्षित होने के साथ, संगठित होने के साथ संघर्ष की राह पे बढ़ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि हद से बढ़ जाती हैं जब दिल की मजबूरियां, तो अमन पसंद भी बगावत की बात करते हैं। और सिर्फ इतना मामला नहीं है, इन युवाओं के बारे में मैं दुष्यंत का वो शेर भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जो है वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे इनके भीतर सूरत बदलने का जज्बा है। लेकिन और जो लोग कह रहे थे चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की तरह आएंगे, उन युवाओं ने साफ कर दिया है कि हम जो है वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करेंगे। चुनाव लड़ने से हमारा प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद युवाओं के इस आंदोलन से ये हुई है कि शिक्षा का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, जिसने क्या किया कि शिक्षा का एक तो भगवाकरण किया, दूसरे व्यवसायीकरण किया, शिक्षा को महंगा कर दिया, और दूसरी तरफ जो सेकुलर सिलेबस था उस सेकुलर सिलेबस को उन्होंने कम्युनल बना दिया, तमाम जो है हिस्सों को हटा दिया, और जो ज्ञान की तमाम खिड़कियां खुल रही थी दुनिया की तरफ, उन खिड़कियों को बंद करके और भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात पर ज़्यादा जोर दिया, जिसमें कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का भी तर्कपूर्ण विश्लेषण नहीं, उसकी एक अंधभक्ति जिसमें जाति व्यवस्था का गौरवगान वगैरह है। तो इसलिए युवा तो आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हम एनईपी को पूरी तरह से खारिज करने की मांग करते हैं। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर उनको ये उम्मीद थी कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। इन युवाओं के आंदोलन ने उनके हिंदू राष्ट्र के रथ को रोक दिया है। रथ का पहिया जमीन में धंस गया है। और इसलिए युवाओं के इस आंदोलन को उम्मीद के साथ देखिए, और विपक्षी दलों से अपील है कि वे उनका समर्थन करें, क्योंकि ये युवा सेकुलर हैं, ये युवा कास्टिस्ट नहीं है, ये युवा एक जो है वो डेमोक्रेटिक भारत का तस्वुर रखते हैं, ये युवा एक साइंटिफिक इंडिया का तस्वुर रखते हैं। इन युवाओं को अपनी परंपरा पर भी गर्व है, और इन युवाओं के भीतर करुणा है। जो हाथ से पैदा होता है, जो प्रतिरोध पैदा होता है, उसके भीतर गहरी करुणा होती है। अगर वो करुणा नहीं होती तो वो संघ और बीजेपी के आईटी सेल की तरह से मर्यादाहीन हो जाता है। युवाओं की कुछ टिप्पणियां जरूर जो है वो एक तरह से थोड़ी आपत्तिजनक हो सकती हैं, लेकिन उन आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सभी लोगों की टिप्पणियां असंतुलित और असंयमित नहीं है। उनमें एक गरिमा भी है, उनमें एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। वे संसाधनहीन है, लेकिन वे अपने देश की जनता को, युवाओं को ही अपना संसाधन मानते हैं, अपने बुद्धि विवेक को अपना संसाधन मानते हैं, अपने आदर्शों मूल्यों को अपना संसाधन मानते हैं।
और इसी से ये उम्मीद बनती है कि जो नया भारत है, वो भारत जो है तमाम तरह की संकीर्णताओं, नफरतों, हिंसा और ईर्ष्या द्वेष से बाहर निकल करके अपने जो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम है, या भारत की जो गौरवशाली बुद्ध महावीर की परंपरा है, उसको जो है वो हासिल करेगा और भारत को का सिर दुनिया में फिर से ऊंचा करेगा। भारत जो है कि संप्रभुता तमाम शक्तिशाली देशों के आगे सिर झुकाते हुए नहीं घूमेगी और ना किसी के प्रति जो है नफरती भाव रखेगी। मुझे युवाओं के इस आंदोलन से बहुत उम्मीद है, लेकिन संयम, अनुशासन और एक बड़े विजन की जरूरत है। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से इस पूरे युवा आंदोलन की विरासत और इसकी जो पूरी परिकल्पना है उसमें किस तरह लोकतंत्र के स्वर और एक तरह से नागरिकता बोध दोनों एक नए भारत की परिदृश्य की सपना को फिर से स्थापित कर रही है, इसकी ओर उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना उद्बोधन दिया। कुछ हमारे साथी कॉकरोच जनता पार्टी से और जुड़ने वाले थे, लेकिन उनसे हमारी बातचीत हुई उसके आधार पे मूलतः जो 7 बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरे आंदोलन एक तरह से अपनी ऊर्जा, अपनी संकल्पना और अपनी गति को स्थापित करती है। तो ज्यादातर जो ये जो पूरा बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध जो युवाओं का एक विद्रोह जैसा दिखा है, जिसमें भारत का युवा आंदोलन केवल रोजगार की मांग नहीं बल्कि एक आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध जो एक तरह से असंतोष है, जो तमाम तरह के लेफ्ट के युवा के जो मूवमेंट एक्टिविस्ट थे उनके स्वरों में ये साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे बड़ा जो सवाल जो ज्यादातर युवाओं, क्योंकि मैं खुद भी वहां गया, जिस तरह से डिग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद भी एक सम्मानजनक रोजगार की गारंटी नहीं होती है, तो उसके खिलाफ जो है एक प्रतिरोध की स्वर साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही जो पूरा एक शिक्षा का बाजारीकरण और परीक्षा व्यवस्था का जो पूरा सवाल है, जिसमें सिर्फ महंगी शिक्षा और पेपर लीक तक ही वो सवाल नहीं है, बल्कि उसके साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक तरह का भ्रष्टाचार है और ये जो अवसर की असमानता है। नीट में भी आप देखेंगे तमाम तरह के राज्यों के तरफ से एक पहल निकल के सामने आ रही है कि ये जो पूरा एक असमान राष्ट्रीय और एकरूपता के नाम पर जो एक तरह से असमान अवसर का पूरा एक नया प्रकोप युवाओं को झेलना पड़ रहा है, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं ये स्वर दिखता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से अभी जो पूरा एक इन्वोकेशन था अभिजीत दीपके का, कि जो उनका ट्विटर वाला जो पहला एक पोस्ट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। तो वो बिल्कुल एक मार्स की जो आंदोलन की एक तरह की आवाज है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सिवाय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस जंजीर के। तो वो एक युवाओं के अंदर भी वो चेतना निकल के सामने आई है कि एक डू एंड डाई वाली जो स्पिरिट दिखी, कि लाठी खाते हुए युवा भाग नहीं रहे हैं बल्कि एक सामने खड़ा, तो वो जो एक भय का पूरा एक वातावरण था उसको जिस तरह से एक तरह से प्रतिरोध के स्वर में बदला गया, वो काफी दिलचस्प था। और पूरा जो ये डिजिटल माध्यम से जो एक नया तरह का सड़क की क्रांति की बुनियाद स्थापित की गई, वो भी एक तरह से इसमें काफी देखने वाली बात थी। और पूरा आंदोलन एक अकाउंटेबिलिटी जो बार बार राइट टू इंफॉर्मेशन और फिर बहुत हद तक भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन, और इस आंदोलन में भी पूरी एक जवाबदेही का जो प्रश्न है उसको हम एक तरह से साफ साफ देख सकते हैं। और ये पूरा एक साउथ एशियन सोशल मूवमेंट की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, जहाँ बांग्लादेश का सवाल हो, नेपाल का सवाल हो, या भारत का, या फिर केनिया का क्यों ना हो। और मतलब अलग अलग स्थानीय कारण रहे हैं, लेकिन पूरा जो एक बेरोजगारी और असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक युवाओं का एक असुरक्षा का जो एक पूरा स्वर है वो सामने निकला हुआ है, वो एक नया तरह का लोकतांत्रिक चेतना की
शक्ति को विकसित किया है। और सबसे बड़ी जो मतलब ये हर जगह ये आंदोलन फूट पड़ा है। तो स्वतः स्फूर्त विद्रोह से एक तरह से ये संगठित लोकतांत्रिक आंदोलन की जो और जो इसकी दिशा है, वो भी एक नए तरह के आंदोलन और नए तरह के भविष्य की संकल्पना को स्थापित कर रही है।